तो हमारे सामने उत्तर प्रदेश के पर्यटन पर तैयार किए गए नोट्स और स्लाइड्स का एक कह सकते हैं पूरा बंडल है। हम्म। और इन्हें देखकर साफ लगता है कि ये खास तौर पर यूपी की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हाँ, जैसे पीसीएस, लेखपाल। बिल्कुल, इसमें हर तरह के फैक्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, नक्शे भी हैं। हाँ, इसका जो ढांचा है वो एकदम परीक्षा पर ही केंद्रित है। हम्म, लेकिन इन बिखरे हुए तथ्यों के पीछे हम्म। मतलब एक बहुत दिलचस्प कहानी छुपी है। किसकी? इतिहास की। इतिहास की, आस्था की और संस्कृति की। हमारा काम आज इन मोतियों को एक माला में पिरोना है। बिल्कुल सही। तो मिशन साफ है, इन नोट्स के जरिए यूपी के पर्यटन की दुनिया में एक सफर पे निकलना है। हम यूनेस्को की विश्व धरोहरों से शुरू करेंगे, फिर आस्था के रास्तों पर चलेंगे और अंत में उन रंग बिरंगे मेलों और उत्सवों में गोता लगाएंगे जो जो इस प्रदेश की असली धड़कन है। सही कहा। और मकसद रटना नहीं है, बल्कि समझना है। समझना है। और ये भी समझना है कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। एक किला दूसरे शहर से कैसे बात करता है, एक प्राचीन रास्ता आज भी क्यों जिंदा है। और एक मेला सिर्फ एक मेला ना होकर अर्थव्यवस्था का पहिया कैसे बन जाता है। बिल्कुल। चलिए इस कहानी को खोलना शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड को देखते हैं। ये एक तरह से पूरे सफर का नक्शा दिखाती है ना? हाँ, एक रोड मैप जैसा। इसमें यूपी टूरिज्म के 3 बड़े स्तंभ बताए गए हैं: यूनेस्को धरोहर स्थल, फिर पर्यटन सर्किट और प्रसिद्ध मेले उत्सव। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, हेरिटेज आर्क का। हाँ, हेरिटेज आर्क। ये एक सुनहरा त्रिकोण है जो आगरा, लखनऊ और वाराणसी को जोड़ता है। पर सवाल यह है कि यही 3 शहर क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। ये आर्क सिर्फ 3 शहरों को नहीं जोड़ता, ये 3 अलग अलग ब्रांड को एक ही पैकेज में पिरोता है। अच्छा, ब्रांड को? हाँ, सोच कर देखिए, एक ही यात्रा में कोई पर्यटक पहले मुगलिया शान का प्रतीक ताजमहल देखता है, आगरा में। फिर लखनऊ की नवाबी तहजीब और अदब का अनुभव करता है, और अंत में दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर वाराणसी में आध्यात्मिकता में डूब जाता है। वाह, मतलब ये यूपी को एक वन स्टॉप शॉप की तरह पेश करने की बहुत स्मार्ट रणनीति है। बिल्कुल, खासकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए। मतलब ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये तो मार्केटिंग की भी कहानी है। सही पकड़ा। 3 अलग-अलग अनुभव एक ही टिकट पर। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए इस आर्क के पहले और सबसे मजबूत सिरे यानी आगरा से ही शुरू रहते हैं। ठीक है। नोट्स में एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि उत्तर प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और तीनों के तीनों आगरा में ही हैं। हाँ, और ये तथ्य अक्सर लोगों को हैरान करता है। 1983 में ताजमहल और आगरा के किले को एक साथ। हाँ, एक साथ ये दर्जा मिला और फिर 3 साल बाद 1986 में फतेहपुर सीकरी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पर ऐसा क्यों? मतलब क्या पूरे उत्तर प्रदेश में और कोई जगह इस लायक नहीं, या फिर बस आगरा की ब्रांडिंग इतनी मजबूत है? नहीं, इसकी कई वजहें हैं। एक तो देखिए, मुगल वास्तुकला का विश्व स्तर पर जो प्रभाव है वो बेजोड़ है। वो तो है, ताजमहल तो खैर। बिल्कुल। दूसरा, ये तीनों स्थल एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक ही ऐतिहासिक दौर की कहानी कहते हैं, तो उन्हें एक साथ प्रस्तुत करना आसान हो जाता है। अच्छा। और हाँ, शुरुआती दौर में पर्यटन का जो ढांचा था वो भी आगरा में ही सबसे मजबूत था। इसका मतलब ये नहीं कि और जगहें कम हैं, लेकिन पहचान बनाने में आगरा ने बाजी मार ली। और यहीं पर इन नोट्स में एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। कौन सा? कि ये तीनों, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ये स्थल हैं, यानी टैंजिबल हेरिटेज, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक और यूनेस्को टैग है जो यूपी के पास है, और वो इनटैंजिबल है, यानी अमूर्त। हाँ, सही कहा। 2017 में प्रयागराज के कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अमूर्त धरोहर, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? ताजमहल और कुंभ मेले की धरोहर में क्या क्या बुनियादी फर्क हैं? इसे ऐसे समझिए, ताजमहल एक खूबसूरत कविता है जो पत्थर पर लिखी हुई है। अच्छा। आप उसे पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन कुंभ मेला वो एक महाकाव्य है। वाह, महाकाव्य। हाँ, जो हर 12 साल में करोड़ों लोगों के विश्वास, उनकी आस्था और उनकी परंपराओं से जिंदा होता है। आप मेले की इमारत को नहीं छू सकते, आप उसे जीते हैं।
तो एक वस्तु है और दूसरी एक जीवंत परंपरा। बिल्कुल, और परीक्षा में ये फर्क बहुत मायने रखता है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो आगरा हमें मुगल काल की भव्यता दिखाता है, लेकिन यूपी का इतिहास तो उससे कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। जाहिर है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली धर्मों में से एक ने यहीं आकार लिया था। चलिए अब भगवान बुद्ध के पदचिह्नों पर चलते हैं और बौद्ध परिपथ को समझते हैं। हाँ, बुद्धिस्ट सर्किट। ये परिपथ सिर्फ कुछ जगहों की सूची नहीं है, ये एक तरह से भगवान बुद्ध की जीवनी का एक भौगोलिक नक्शा है। मतलब ये दिखाता है कि उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं इसी धरती पर हुई। हाँ। तो कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु से, जो आज के सिद्धार्थ नगर जिले में पिपराहवा नाम की जगह है, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन बीता। हाँ, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ पहुंचे, वाराणसी के पास। यहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। नोट्स में एक मजेदार ट्रिक भी है, उपदेश का सार दिया, इसलिए सारनाथ। हाँ, सही है। और ये कोई मामूली उपदेश नहीं था, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को पहली बार गति देना। अच्छा। यहीं से बौद्ध धर्म एक विचार से एक आंदोलन में बदलना शुरू हुआ। सारनाथ का पूरा महत्व इसी एक घटना पर टिका है। इसके बाद स्लाइड हमें श्रावस्ती ले जाती है। कहते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा वर्षाकाल, यानी मॉनसून के महीने, हाँ, वो यहीं बिताए और सबसे ज्यादा उपदेश भी यहीं दिए। यहाँ की ट्रिक भी कमाल की है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बस्ती थी, मतलब सबसे ज्यादा लोग यहीं उन्हें सुनने आते थे। और इसका एक ऐतिहासिक कारण भी है। श्रावस्ती उस समय कोसल महाजनपद की राजधानी थी और एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी। बिल्कुल। तो यहाँ रुककर उपदेश देने का मतलब था कि उनके विचार व्यापारियों और यात्रियों के जरिए दूर दूर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत, कह सकते हैं, रणनीतिक जगह थी। और फिर जीवन का चक्र पूरा होता है कुशीनगर में, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी उन्होंने अपनी देह त्यागी। ट्रिक है, खुशी खुशी प्राण त्याग दिए। इस सर्किट में एक और जगह का नाम है सनकिसा, फर्रुखाबाद में। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध स्वर्ग से धरती पर यहीं उतरे थे। हाँ, और इन मुख्य जगहों के अलावा कौशाम्बी को भी नहीं भूलना चाहिए। कौशाम्बी क्यों? क्योंकि ये बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए पवित्र भूमि है। ये हमें उस दौर की एक झलक देता है जब अलग अलग आध्यात्मिक धाराएं एक ही जमीन पे साथ साथ बह रही थीं। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन ये सर्किट आज भी जिंदा है ना? हाँ। नोट्स में कुशीनगर की मैत्रेय परियोजना का जिक्र है। हाँ, जहाँ भविष्य में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाने की योजना है। तो ये विरासत आज भी आगे बढ़ रही है? निश्चित रूप से। ये सिर्फ अतीत को सहेजना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए उसे और भी प्रासंगिक बनाना है। अच्छा, अभी हमने उन जगहों की बात की जिन्हें पत्थरों और ईंटों से बनाया गया था, मुगलों के किले, बुद्ध के स्तूप। लेकिन उत्तर प्रदेश की असली आत्मा तो वो सिर्फ इमारतों में नहीं, लोगों के उत्सवों में बसती है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब उस जीती जागती विरासत की ओर चलते हैं, यहाँ के मेलों और त्योहारों की दुनिया में। ये मेले यूपी की सांस्कृतिक धमनियों की तरह हैं। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सामाजिक मेलजोल और स्थानीय अर्थव्यवस्था के बड़े केंद्र भी हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर तो है कुंभ मेला, प्रयागराज का। हर 12 साल में महाकुंभ। नोट्स में अगली तारीख भी दी है, 2025। ये तो सीधा करंट अफेयर्स का सवाल बन गया। बिल्कुल। फिर आता है बटेश्वर मेला, आगरा में। ये ऊंटों के व्यापार के लिए मशहूर एक बहुत बड़ा पशु मेला है। ट्रिक है, बटेर या बैट आगरा में मिलते हैं। लेकिन बटेश्वर सिर्फ एक मेला नहीं है, ये यमुना के किनारे बसा एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जहां 100 से ज्यादा शिव मंदिर एक कतार में बने हैं। अच्छा। ये मेला उस जगह के धार्मिक महत्व को व्यापार से जोड़ता है, मतलब आस्था और अर्थ का संगम। वाह। फिर है मेरठ का नौचंदी मेला, जो होली के कुछ दिन बाद लगता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है हिंदू मुस्लिम एकता। हाँ, और एकता की बात चली है तो बाराबंकी के देवा शरीफ का जिक्र भी जरूरी है। देवा शरीफ, जहां हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर मेला लगता है। जी बिल्कुल। इसकी ट्रिक भी बड़ी सीधी है। देवा यानी देवता की बंकी यानी झांकी। देवा शरीफ मेला तो असल में गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता सबूत है। वहाँ जिस तरह हर धर्म और समुदाय के लोग एक साथ आते हैं, वो अपने आप में एक संदेश है। बहरे लोग सालार गाजी के पास जाते हैं, लेकिन याद रखने में मदद करती हैं। हाँ, मदद तो करती हैं। हाँ, ये ट्रिक्स याद रखने के लिए अच्छी हैं, लेकिन हमें इनके पीछे की कहानी को नहीं भूलना चाहिए। जी। जैसे सैयद सालार गाजी को कई समुदाय बहुत मानते हैं, और ये मेला उस साझा विरासत का प्रतीक है। और हम बरसाना की लठमार होली को कैसे भूल सकते हैं?
मैंने इसकी तस्वीरें और वीडियो देखे, वो रंग, वो ऊर्जा। वो हंसी मजाक जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं। हाँ, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक पूरा लाइव परफॉर्मेंस है। दरअसल ये राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का एक जीवंत नाट्य रूपांतरण है। ये दिखाता है कि परंपराएं कितनी चंचल और जीवंत हो सकती हैं। सही बात है। और यहाँ एक और बात पर ध्यान देना चाहिए, ये मेले स्थानीय उत्पादों के लिए भी बाजार का काम करते हैं। जैसे सहारनपुर में शाकुंभरी देवी का मेला संतरों के लिए भी जाना जाता है, या फर्रुखाबाद का कंपिल महोत्सव, जो जैन समुदाय के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही स्थानीय कलाओं को भी मंच देता है। सही बात है। अब कुछ ऐसी जगहों पर आते हैं जो शायद सर्किट या मेलों में उतनी मशहूर ना हो, लेकिन परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्विक फैक्ट्स वाली स्लाइड। हाँ, पहला नाम है नैमिषारण्य, सीतापुर में। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। 1 मिनट, 88,000! ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय लगता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है। कहते हैं कि जब ऋषि मुनि कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने एक चक्र छोड़ा। एक चक्र? हाँ, और कहा कि जहां ये चक्र गिरेगा वही पवित्र भूमि होगी। वो चक्र नैमिषारण्य में गिरा। माना जाता है कि यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत और पुराणों की कथा सुनाई थी। अच्छा, तो ये 88,000 का आंकड़ा उस ज्ञान की विशालता का प्रतीक है। बिल्कुल, उस परंपरा का प्रतीक है। अद्भुत। अगला नाम है जौनपुर, जिसे शिराज़े हिंद भी कहते हैं। ये उपाधि क्यों? शिराज ईरान का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और अकादमिक केंद्र था। शर्की सुल्तानों के दौर में जौनपुर कला, संगीत और शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र बन गया था कि उसकी तुलना शिराज से की जाने लगी। इसलिए उसे भारत का शिराज कहा गया। हाँ, यानी शिराज़े हिंद। वहाँ की अटाला मस्जिद आज भी उस दौर की वास्तुकला की गवाह है। फिर है कानपुर का भितरगांव मंदिर। इसकी खासियत है कि ये गुप्त काल में बनी, पूरी तरह से ईंटों से बनी सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। हाँ, ये सोचना भी हैरान करता है कि 1,500 साल से भी ज्यादा पुरानी ईंटें आज भी खड़ी हैं। वाकई। और आखिर में बांदा का कालिंजर का किला। शेरशाह सूरी की मौत इसी किले को जीतते हुए हुई थी। कालिंजर का किला हमेशा से बुंदेलखंड का एक अभेद्य दुर्ग माना जाता था। इसका सामरिक महत्व इतना ज्यादा था कि कहते थे, जिसने कालिंजर जीत लिया उसने बुंदेलखंड जीत लिया। अच्छा। शेरशाह सूरी की मौत दिखाती है कि ये किला जीतना कितना मुश्किल और प्रतिष्ठित काम था। इन सभी ऐतिहासिक स्थलों की सूची में अब एक नया और बहुत महत्वपूर्ण नाम जुड़ गया है, जिसका जिक्र इन नोट्स में प्रमुखता से है, अयोध्या का राम मंदिर। बिल्कुल, और क्योंकि ये हाल की घटना है, इससे जुड़े तथ्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए इन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वास्तुकला की शैली। यह उत्तर भारतीय नागर शैली में बना है और इसके मुख्य वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा और उनका परिवार। ट्रिक दी है, सोमपुरा जी ने सोने जैसा मंदिर बनाया। ये जानना दिलचस्प है कि सोमपुरा परिवार पीढ़ियों से मंदिर बनाने की कला में माहिर है। इन्होंने ही गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। अच्छा, मतलब ये एक विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। बिल्कुल। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हैं मैसूर के अरुण योगीराज, और इसकी ट्रिक है, मूर्ति में योग है तो योगीराज ने बनाई। अरुण योगीराज भी मूर्तिकारों के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा भी उन्हीं की बनाई हुई है। वाह! उनकी कला में एक खास तरह की जीवंतता दिखती है। निर्माण का जिम्मा L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो के पास था, और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तो अब इतिहास का हिस्सा है, 22 जनवरी 2024। ये सारे तथ्य किसी भी आने वाली परीक्षा के लिए हॉट टॉपिक हैं। निश्चित रूप से। और इसे सिर्फ एक धार्मिक स्थल की तरह नहीं देखा जा सकता। ये आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग, वास्तुकला और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण बन गया है। तो इस पूरे सफर का सार क्या निकलता है? हमने यूनेस्को की विश्व धरोहरों से शुरुआत की, बुद्ध के पदचिह्नों पर चले, रंग बिरंगे मेलों की रौनक देखी, और आधुनिक भारत के एक नए प्रतीक तक पहुंचे। हाँ, ये साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आस्था की कई परतों वाला एक जीता जागता संग्रहालय है। बिल्कुल। और इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने पर एक सवाल मन में आता है। क्या? हमने शुरू में हेरिटेज आर्क की बात की थी, जो आगरा, लखनऊ और वाराणसी को जोड़ता है। ये तो वर्तमान की एक सफल कहानी है,
पर सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश का अगला हेरिटेज आर्क क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या हो सकता है? क्या ये बुंदेलखंड के किलों को जोड़ने वाला एक फोर्ट सर्किट होगा, जिसमें कालिंजर, झांसी, देवगढ़ जैसे किले शामिल हों, जो उस क्षेत्र के वीर इतिहास की कहानी कहें? या फिर राज्य के विशाल वन्यजीव अभयारण्यों जैसे दुधवा, पीलीभीत और कतरनिया घाट को मिलाकर एक इको टूरिज्म सर्किट बनेगा, जो यूपी के प्राकृतिक खजाने को दुनिया के सामने रखेगा। ये सवाल हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि विरासत को कैसे सहेजा जाता है